बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, नया कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, नया कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा गप से, रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा गप से, गरम गरम था नरम नरम था जीभ जल गई लप से, गरम गरम था नरम नरम था जीभ जल गई लप से। तो ये जो बेसिकली राइम है मेरा बेटा सुनता है, 1+ का हुआ है अभी, तो कहीं ना कहीं आज जो ये राइम है मार्केट सिचुएशन पे परफेक्टली अप्लाई हो रही है। स्पेसिफिकली मेरे जान पहचान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निफ्टी की रैली देखकर मार्केट्स में घुसे जा रहे थे, जिनको ओवरऑल मार्केट्स वैसे पसंद नहीं है, जो इन्वेस्ट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं अभी इतनी ज्यादा रैली देखने को मिल रही थी। निफ्टी भी कल 20,000 टच किया था, जो चलो भैया दावत खा लेते हैं, कुछ पैसे बना लेते हैं, बट अल्टीमेटली जो भी पैसे उन्होंने रिसेंटली बनाए होंगे एक ही दिन में मार्केट ने सारा उड़ा दिया। वो एड है ना फॉग की कि बाकी सब तो उड़ गया, बस आपका परफ्यूम रह गया, ऐसा कुछ। तो पॉइंट ये है कि भैया स्टॉक मार्केट है, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है एट टाइम्स। अगर आप शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसे बनाने आए हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। एंड मेंबर्स को रेगुलरली मैं काफी दिनों से वही डिस्कशन कर रहा था कि स्पेसिफिकली जो आपके रिस्की बेट्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक करने का यही समय है, अच्छे समय पे प्रॉफिट बुक होता है। बट हाँ, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, उनको आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि करेक्शन कब आएगा ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। एंड कहीं ना कहीं अभी लोहा गर्म था, मार्केट्स 20,000 टच कर चुके थे और सुबह एक सेलिंग देखने को मिली। काफी लोग जो 20,000 का वेट कर रहे थे, सोचे थे कि चलो 20,000 मार्केट आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टार्टिंग हुई सुबह वैसे ही, उसके बाद अचानक से पैनिक सेलिंग हो गई। स्पेसिफिकली ये तब होता है जब लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बैठे हो, तो उन्हें लगता है कि चलो यार पहले तो प्रॉफिट साइड करते हैं, बाद में जो होगा देखेंगे। उसके बाद ऐसे लगा कि चलो यार मार्केट्स कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज भी दिखने लगी लोगों को, स्टॉक्स बाय भी किए गए। बट अगेन पैनिक सेलिंग इतनी ज्यादा हुई, प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज्यादा हुई कि मार्केट्स ऑलमोस्ट धराशायी हो गया आज, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। इसीलिए मैं मेंबर्स को भी बार बार बोलता हूं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। अलग अलग सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करिए, अलग अलग सेक्टर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंट में आईसीआईसीआई बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया, नारायण हृदयालय में इन्वेस्ट किया, अच्छा अमाउंट्स इन्वेस्ट किया, ताकि पोर्टफोलियो को एक बैलेंस मिल सके। सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा होता है। बट हाँ, मैं पर्सनली स्मॉल कैप एंड मिड कैप ज्यादा पसंद करता हूं। एंड मुझे ये भी पता है कि मार्केट जब राइज करेंगे तो ये स्टॉक्स बहुत जल्दी राइज करेंगे, बट अगेन जब मार्केट्स में करेक्शन आएगा, फॉल आएगा, तो ये स्टॉक्स उतने ही जल्दी गिरेंगे। एंड पर्सनली मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है मोर देन 10 लाख डाउन हो गया है आज, बट ऑब्वियसली अभी भी मैं अराउंड 1 करोड़ प्रॉफिट पे बैठा हूं ओवरऑल सब पोजीशंस मिला के। तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रेडी बैठा था कि कब करेक्शन आएगा। एंड थोड़ा शॉकिंग लगा अभी, बट अगेन ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड कुछ जो मेरी रिस्की बेट्स थी उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अच्छा खासा। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर वैगन्स में मैंने मेंबर्स को भी डिस्कस किया था कि मैंने आराम से 7 लाख का प्रॉफिट्स बुक किया, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में, थंगामाइल ज्वेलर्स में, एंड और बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें मैं प्रॉफिट बना के साइड हो गया था, क्योंकि वैल्यूएशन अनरीजनेबल हो गई थी। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिफेंस के थीम्स आइडेंटिफाई की थी, रेलवे की थीम आइडेंटिफाई की थी, सही समय पे की थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है सही समय। एंड जैसे फॉर एग्जांपल गार्डन रीच में भी इन्वेस्ट किया था, 450 के लेवल से इन्वेस्ट किए जा रहा हूं। तो अभी करेक्शन आया, 9-10% का करेक्शन है, टोटली नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, आना ही था। जो शेयर अगर 2-3 साल में डबल होना है वो विद इन अ फ्यू मंथ्स डबल हो जाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा करेक्शन आएगा तो जो फ्रॉथ है वो दूर हो जाएगा, झाग दूर हो जाएगा मार्केट से। एंड जो लॉन्ग टर्म अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में बने रहेंगे। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आरवीएनएल है, वो मैंने 60 लेवल पे आइडेंटिफाई किया था। अभी कोई उसको जाके अगर 180 पे लेता है तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेम नहीं है। मेंबर्स को मैंने कल ही बोला था कि रेलवे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अगर लेके होल्ड कर रहे हो तो एंजॉय करो, लेकिन फ्रेश एंट्री मत करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस पॉइंट पे फेवरेबल नहीं है। और कौन मैं 80 लेवल से डिस्कस कर रहा हूं, फिर अभी वेरी रिसेंटली 95 लेवल पे डिस्कस किया, एंड 100 लेवल पे भी डिस्कस किया, 160 पहुंच गया था। तो उसके बाद करेक्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत लोअर लेवल से लेकर बैठे हैं। तो पॉइंट वही है कि अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है,
बट अगर जो स्टॉक मिस हो गया उसको कहीं ना कहीं आप बहुत ऊंचे दाम पे जाके मत लो। 100 रुपए का स्टॉक है तो उसको 200 रुपए पे बाय मत करो, क्योंकि 100 रुपए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 200 पे नहीं है। एंड काफी हद तक जो थीम्स है ऑब्वियसली लॉन्ग पीरियड के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिनको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, कैपेसिटी एनहांसमेंट में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात रेवेन्यूज इनकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। इवन दो प्राइस रातों रात डबल ट्रिपल हो रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अच्छा है जो स्टॉक्स मिस हो गए थे उनमें अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, आज नहीं है तो 2 दिन बाद मिलेगी, उनमें आप एंट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं अगर आपने मिस कर दिए थे तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके सामने। थोड़ा सा प्राइस ट्रैक करो एंड उसके बाद आप डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड ऑब्वियसली मेंबर्स के साथ तो कल ही व्हाट्सएप ग्रुप पे अराउंड 2 आवर्स का लाइव डिस्कशन होगा जिसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से शेयर्स अच्छे लग रहे हैं अभी, किन में थोड़ा वेट करना चाहिए, किन में राइट एंट्री बन रही है। बट ओवरऑल डिस्कशन होगा, मैं गाइडेंस कर सकता हूं बट ओवरऑल अल्टीमेटली डिसाइड तो मेंबर्स को खुद ही करना है कि कहां बाय करना है, कहां सेल करना है। बट हाँ, मैं गाइडिंग फोर्स एक उनका, क्योंकि व्हाट्सएप पे एनी टाइम कनेक्टेड रहता हूं तो उनको एक एश्योरेंस रहता है कि हाँ भैया कोई है जो उनकी सुन सकता है, जो उनको राइट पाथ पे गाइड कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं खुद वो एक शेक्सपियर की लाइन है ना, इट इज इजी टीचिंग 20 pupils 20 स्टूडेंट्स देन बीइंग वन अमंग देम। कहने का मतलब ये है कि दूसरों को पढ़ाना आसान होता है जब खुद पढ़ना मुश्किल होता है। बट हाँ, जैसा मेरा एक वीडियो मैंने 2 करोड़ मेरे पोर्टफोलियो का बनाया था, उसमें अभी भी उस पोर्टफोलियो में अभी भी आज के करेक्शन के बाद भी 55 करोड़ पे मैं प्रॉफिट में बैठा हूं, तो कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म करेक्शंस आते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। एंड उसके बाद काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बेस्ड ऑन जो मैनेजमेंट बोल रही है उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा भाग गए थे, बट इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। इनफैक्ट मेंबर्स को मैं वही डिस्कशन कर रहा था कल ही कि अभी थोड़ा सा वेट करिए, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट्स में इस टाइम एंटर करने का। एंड हो सकता है तो नेक्स्ट मंथ का वेट करिए, अक्टूबर का। उसमें क्या होगा कि जुलाई से सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो आने लगेंगे, वहां पे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सी मैनेजमेंट आर एक्चुअली वॉकिंग द टॉक। वॉकिंग द टॉक मतलब कि कौन जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली सही में कर पा रहे हैं या सिर्फ बातों के शेर हैं। उससे क्या होता है कि सेफ एंट्री मिल जाती है जब मार्केट्स को लगता है हाँ जो बोल रहे हैं, सपोज किसी ने 30-35% के गाइडेंस दिए हैं, रेवेन्यूज अपने देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे फ्लैट हैं या राइज नहीं कर रहे हैं उतने लेवल पे, तो ऑब्वियसली उन स्टॉक्स में एंट्री करना नहीं सही रहता। एंड मैं पर्सनली किन चीजों पे ध्यान देता हूं, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स, लेकिन प्रॉफिट्स के साथ साथ कैश फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट जो होता है बुक में होता है, बट कैश फ्लोज में एक्चुअली मालूम चलता है कि हाँ प्रॉफिट्स एक्चुअली कन्वर्ट हो रहे हैं कैश फ्लोज में। वैल्यूएशन मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू इयर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एट द सेम टाइम स्केल बहुत जरूरी है आपकी भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि आप आटा दाल चावल बेच के डीमार्ट के केस में आप और कितना कमा लोगे, उसमें मार्जिन्स नहीं है, तो आप स्केल कितना कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मार्जिन्स मेंटेन कर पाते हो या नहीं है। लास्टली ऑब्वियसली बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के मैनेजमेंट कैसी है। एंड फॉर एग्जांपल रेलवे स्टॉक्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा राइज कर चुके थे। मैंने खुद IRFC 30 के लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, RVNL 60 के लेवल पे, अर्कॉन 80 के लेवल पे। बट हाँ अभी जो आ गया था बहुत एक्सेसिव राइज आ गया था। एंड स्पेसिफिकली अभी जो G20 समिट हुई उसमें मोदी जी ने कह दिया, या जो भी डिस्कशन स्टार्ट हुआ है अभी, कि यूरोप और मिडिल ईस्ट को और इंडिया को रेलवे एंड सी कॉरिडोर से कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली बीच में पाकिस्तान पड़ता है तो रेलवेज तो कनेक्ट नहीं हो पाएगी इंडिया और मिडिल ईस्ट में, बट वहां सी रूट बनेगी या सी रूट से ही काम होगा। एंड उसके बाद मिडिल ईस्ट से यूरोप में रेलवे कॉरिडोर या रेलवे टारगेट करेंगे। बट वो भी बातें हैं, ये सब जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो बहुत लंबा समय लेते हैं। एक्चुअली हो पाएगा या नहीं वो भी बहुत डाउट्स है। बट कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल मूव था जो चाइना को काउंटर करने के लिए किया था। बट उसी के बेसिस पे रेलवे स्टॉक्स में पागलपंती की तरह मूवमेंट आ रहा था, तो वहां कॉशियस साइन बन जा रहा था। बट ठीक है, अभी भी मैं कैश लेकर बैठा हूं, मौका मिलने में डिप्लॉय करूंगा। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड सबसे पहले FIIs की सेलिंग आज देख लेते हैं। इनफैक्ट इस मंथ में नेट सेलर्स बन रहे हैं जो थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट हो जाता है, बट मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं है। आज भी अराउंड 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग की है, जबकि DIIs ने 260 करोड़ की बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि मैग्नीट्यूड आज भी उतना ज्यादा नहीं है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आके प्रॉफिट बुक कर रहे थे।
एंड ये टाइम अगेन होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यूएस मार्केट्स एक बार देख लेते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। डाउ जोन्स नेस्डैक 0.81% डाउन है, तो यूएस भी कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन खोज रहा है, अभी बीच में घूम रहा है क्योंकि कुछ अनसर्टेनिटीज हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, आगे फेड क्या करेगा, जीडीपी नंबर्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इंडिया में भी ऑब्वियसली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इट इज बेटर टू अर्र ऑन द राइट साइड, ऑन द साइड ऑफ कॉशन। मतलब थोड़ा सा सावधान रहें, अगर गलती करनी है तो कम से कम सावधान रहकर करें, एक्सेसिव जोश में होश नहीं खोते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, पहला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जिसको प्रॉफिटेबिलिटी हो, कैश फ्लोज हो, मैनेजमेंट हो, वैल्यूएशन हो, रेवेन्यू विजिबिलिटी हो, आने वाले ईयर्स में सब पे खरी उतर रही है ग्रेविटा इंडिया। इनफैक्ट ये मैं मेंबर्स के साथ और आप लोगों के साथ भी लेस देन 350 लेवल से डिस्कस किए जा रहा हूं। आज भी प्राइस अर्निंग्स रेशियो 24.8 है, बुक वैल्यू सही है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट अगेन जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी काफी हाई है, ये आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी से, एंड 32%, 42% इसका मतलब डेट है बैलेंस शीट में, बट डेट बहुत रेस्पॉन्सिबली यूज कर रही है कंपनी। एट द सेम टाइम कंपनी को रिसेंटली 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस से 4 स्टार प्रोडक्ट हाउस, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेशन मिल गया है, जो पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। एंड अगर अपने इसके रेवेन्यूज देखें लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से, लगातार कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में अचानक से 50% रेवेन्यू में जंप आ गया, अगले क्वार्टर में फिर से फ्लैट हो गया, फिर से डाउन हो गई। लगातार अच्छी रेवेन्यूज कंपनी जनरेट कर रही है, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आप ये देख सकते हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, बट अदरवाइज काफी कंसिस्टेंट रह रही है। अपने ईयर ऑन ईयर कंसिडर करेंगे इस कंपनी में, एंड प्रॉफिट्स भी लगातार ऑन एन एवरेज बढ़ रहे हैं। एंड बैलेंस शीट अगर देखें तो बैलेंस शीट भी ओवरऑल स्ट्रांग है, रिजर्व्स हायर साइड पे हैं कंपेयर टू बोरोइंग्स। उसके बाद प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई थी, बट अच्छी बात यह है कि जो भी होल्डिंग कम हुई है जून क्वार्टर में वो एफआईआईज ने एब्जॉर्व की है। एंड अगर टेक्निकली ग्रेविटा को देखें तो ऑब्वियसली बाकी स्टॉक्स की तरह इसमें भी आज करेक्शन आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, स्लोली स्टेडली ऊपर की तरफ जाए जा रही है। तो अगेन इसमें अगर बेस्ड ऑन 1-2 दिन का प्राइस एक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं कब एंट्री बनानी है। एंड कंपनी का टारगेट है अराउंड 30-35% ऑफ ग्रोथ इन ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, एंड कंपनी एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, तो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लग रही है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। रिसाइकलिंग बिजनेस की मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी अच्छा फ्यूचर है। उसके बाद अगेन वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स एंड वन ऑफ माय टॉप 5 होल्डिंग्स, जिसमें अराउंड 14 लाख के आसपास आई थिंक मेरा इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। ये मैं बिलो 2000 से डिस्कस कर रहा हूँ, करंट मार्केट प्राइस इसका 4332 है, एंड इसकी अभी मार्केट कैप इसका 6000 करोड़ के आसपास है, 6500 करोड़, बट इसके पास जो ऑर्डर बुक है मोर देन 50,000 करोड़ की है, बट ऑब्वियसली उसमें 20-30,000 करोड़ जो ऐसे हैं जो नेक्स्ट 25-30 ईयर्स में एग्जीक्यूट करना है धीरे धीरे। तो फिर भी 15-20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आसानी से है, जो बहुत पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। प्राइस अर्निंग्स रेशियो अभी भी एग्जॉर्बिटेंट नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.06 है, रीजनेबल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ग्रोथ भी दिखा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा रही है, तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इस कंपनी में भी ऑब्वियसली ईपीसी बिजनेस है, तो ईयर ऑन ईयर कंसिडर करेंगे तो लगातार रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कंपनी अच्छे दिखा रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। एंड उसके बाद बैलेंस शीट अगर देखें तो अगेन काफी स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व्स 1260 है, डेट या बोरोइंग्स जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है वो 477 करोड़ ही है, रीजनेबल है, एंड प्रोमोटर होल्डिंग 64 के आसपास है जो काफी डिसेंट है। एफआईआईज की होल्डिंग 4.96% से 3.57% हुई, बट अच्छी बात यह है कि उसके अगेंस्ट में डीआईएस की होल्डिंग काफी बड़ी है, एंड पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है जो पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है ओवरऑल। एंड कैश फ्लोज भी अगर देखें तो कंपनी के कैश फ्लोज भी ओवरऑल डिसेंट रहे हैं लास्ट फ्यू इयर्स में, तो कंपनी एक्चुअली कैश फ्लोज भी जनरेट कर पा रही है। एंड अगर टेक्निकली देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है इसकी भी वही है, आसानी से धीरे धीरे बढ़े जा रही है। यहाँ एक गैप अप हुआ था, बट अगेन वापस क्योंकि रिजल्ट्स उतने ग्रेट नहीं आए थे या बहुत ज्यादा हाइप हो गया था, तो वापस लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे आ गई है। एंड अभी इस पॉइंट पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव रह रहा है, बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं कब एंटर करना, बट इस पॉइंट पे
कहीं ना कहीं स्टैगर्ड मैनर में एंटर करना काफी सही रहेगा। स्टैगर्ड मैनर मतलब बेसिकली अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक में, तो आप 30-40,000 अभी इन्वेस्ट कर दो, 30,000 नेक्स्ट फ्यू डेज या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इन्वेस्ट कर दो, और लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, वो आप नेक्स्ट मंथ अगर इस कंपनी का रिजल्ट आता है, बेस्ड ऑन रिजल्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो स्टॉक है वो है अगेन वन ऑफ माय टॉप 5 होल्डिंग्स। आज मैं से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। जो रिस्कियर बेट्स हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। एंड प्राइस अर्निंग इसको अगेन 1500 लेवल से डिस्कस हो रहा है। पार इंडस्ट्रीज मोर देन 3 टाइम्स हो गया है। एंड अच्छी बात यह है आज भी सिर्फ 2.35% डाउन हुआ है इस मार्केट में भी। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 26 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी सही है। पेग रेशियो 0.75 का ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हायर साइड पे है। उसके बाद ये कंपनी भी लगातार ईयर ऑन ईयर कंसिडर करेंगे तो लगातार रेवेन्यूज इंक्रीज किए जा रही है, प्रॉफिट्स मेंटेन कर पा रही है। फॉर एग्जांपल जून क्वार्टर में देखें तो नेट प्रॉफिट जून 2022 में 122 करोड़ का था, जो 197 करोड़ हो गया जून 2023 में। बैलेंस शीट अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। 21 यानी 22 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स 376 करोड़ की ही है। एंड अगर प्रोमोटर होल्डिंग भी देखें तो 60.64 के आसपास कंफर्टेबल है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। डीआईआईज ने भी मामूली सी होल्डिंग इंक्रीज ही की है, जो पॉजिटिव हो जाता है। पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर से, जो अगेन काफी पॉजिटिव हो जाता है। एंड इसका मैनेजमेंट का मैंने इंटरव्यू भी देखा है, काफी रीजनेबल कंपनी है और काफी रीजनेबल मैनेजमेंट लग रही है, जो सही अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करती है और उसका यूज करती है। एंड उसके बाद अगर आप देखें जो लोअर विक है, जो नीचे साइड का विक है, वो आप देखें कितना लंबा है। इसका मतलब ये है कि आज इसमें भी गिरावट अच्छी खासी आई थी। 4620 या 4600 के आसपास तक गया था ये स्टॉक, बट उसके बाद वापस अच्छी रिकवरी आई एंड 4900 पे बंद हुआ है। तो यानी इस कंपनी में अभी भी अच्छे बायर्स हैं। थोड़ा सा अच्छा राइज करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। अच्छे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ दिखाएंगे, उनकी एक खासियत है वो लगातार बढ़ने के बजाय थोड़ा बढ़ेंगे, उसके बाद कंसोलिडेट करेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर कंसोलिडेट करेंगे। उससे क्या होता है कि एक बेस मिल जाता है। जो लोगों को प्रॉफिट बुक करना होता है वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कंसोलिडेशन मोड में, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वहां एंटर कर जाते हैं तो वापस एक बेस बन जाता है नेक्स्ट रैली के लिए, जो अगेन काफी पॉजिटिव है अपार इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स, वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, सीएंट। इनफैक्ट ये मैंने इसी साल शायद अप्रैल मई में ऐड किया था 1150 के आसपास। मेंबर्स के साथ भी वही डिस्कशन हुआ था। कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज इस कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल है, 32.4। मिड कैप आईटी स्टॉक्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.63 है। अगर आईटी स्टॉक्स आप ट्रैक करते हैं जनरली प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हायर साइड पे होता है, क्योंकि उनके एसेट्स वगैरह कम होते हैं, जबकि क्योंकि आईटी कंपनी है ऑब्वियसली सर्विस ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है। पेग रेशियो यहाँ थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो रखा है, बट अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स पे जाकर देखें तो देखेंगे सितंबर 22 में कंपनी को अच्छा डिप देखने को मिला था प्रॉफिट्स में, जिसकी वजह से शायद पेग रेशियो इतना ऊपर दिखा रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। एंड अच्छी बात यह है आईटी कंपनी है तो ईयर ऑन ईयर कंसिडर करेंगे। एंड अच्छी बात यह है कि आईटी कंपनीज में जो प्रेशर देखने को मिला था, ये कंपनी उस प्रेशर का अवॉइड कर रही है, लगातार रेवेन्यूज अपनी इंक्रीज कर रही है। इवन दो मार्जिन्स में थोड़ा सा असर यहां देखने को मिला था, बट वापस मार्जिन्स इंप्रूव हो गए हैं, वापस ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। एंड बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं 3400 करोड़ के रिजर्व्स हैं, उसके अगेंस्ट में बोरोइंग सिर्फ 1200 करोड़ की है। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लगातार कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है। एंड एफआईआईज डीआई सबकी होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है लास्ट क्वार्टर में 32.61 करोड़ से 36.57 करोड़ हो गए हैं। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, बट उसके अगेंस्ट में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है, बट पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, जो अगेन पॉजिटिव हो जाता है सीएंट जैसी कंपनी के लिए। एंड आज ये सुबह काफी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट लास्ट में सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें भी ठीक ठाक अराउंड 4% की गिरावट देखने को मिली है। ये भी बढ़ रहा है, बट अगेन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था। आज इसने थोड़ी सी गिरावट आई है, तो अगेन इसका प्राइस मूवमेंट कंसीडर करके, क्योंकि अभी मार्केट जैसा वॉलेटाइल है, कोई भी लेवल डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट फ्यू डेज में अपने को प्राइस मूवमेंट ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। एंड यही प्राइस मूवमेंट आप ट्रैक करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहां लगे कि प्राइस अब बढ़ने लगा है, वॉल्यूम्स अच्छी होने लगी है,
आप एंट्री बना सकते हैं। एंड लास्ट जो स्टॉक है ये मैंने भी वेरी रिसेंटली ऐड किया है, मेंबर्स के साथ भी डिस्कस हुआ था 990 लेवल के आसपास। ये अभी 1040 पे, इनफैक्ट आज क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक्स में आते हैं, हॉस्पिटल स्टॉक है, 1.12% ऊपर बंद हुआ है आज ये। वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड हॉस्पिटल कंपनीज आने वाले टाइम में भी अच्छा करेंगी क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 31.2 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 के आसपास है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% के आसपास है, पेग रेशियो 0.49 है। एंड अगर आप इसके भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाता है। डेट भी मैनेजेबल लेवल्स पे है, रिजर्व्स मोर देन डबल हैं बोरोइंग्स के। एंड अगर ऑब्वियसली हॉस्पिटल बिजनेस है तो कैश रिच बिजनेस होता ही है, कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, डीआईएस ने थोड़ा कम किया है एंड पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, बट अगेन सिर्फ 12.45% है, तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्या होता है, कोई स्टॉक जब भाग जाता है, ये अच्छी रैली दिखाया था बट अभी काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट एक वेव में, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 780 के आसपास से 1000 लेवल पे बहुत जल्दी इसने कवर किया था। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक रेंज, अगर आप उसके बाद देखेंगे तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो अगेन अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो हायर लेवल है वो अराउंड 1070-1080 के आसपास है एंड उसके बाद जो लोअर लेवल है ऑलमोस्ट 980 के आसपास है, उसी में बीच में वेव में ट्रैवल कर रहा है। बट अगेन लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इन करंट जो वोलेटाइल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से भी ये स्टॉक बहुत सही बैठता है। तो अगेन ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद डिसाइड करना है। एंड किसी के भी बोलने पे, मेरे बोलने पे कभी भी कोई स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए या फिर खुद स्टडी करिए, उसके बाद डिसाइड करिए आपको क्या करना है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।